एशिया की सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में से एक इंडिया ASEAN फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2010 में लॉन्च हुआ था। आइडिया सिंपल था, मोर ट्रेड, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ। लेकिन आज सवाल यह है, क्या वाकई इंडिया को मिला उसका फायदा? बढ़ता ट्रेड डेफिसिट, टफ नॉन टैरिफ बैरियर्स और लिमिटेड गेन्स। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? तो चलिए समझते हैं इस पार्टनरशिप से इंडिया को असल में क्या मिला और क्या खोया। 2010 में इंडिया ASEAN ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट यानी एतिगा लागू हुआ और तब से दोनों के बीच ट्रेड में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2008 में इंडिया ASEAN ट्रेड करीब 47.5 बिलियन USD था, जो 2018 से 19 तक बढ़कर लगभग 97 बिलियन USD पहुंच गया। और एक्सपर्ट्स का कहना है 2025 तक ये ट्रेड 300 बिलियन USD तक जा सकता है। इंडिया की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज और ASEAN की रीजनल कोऑपरेशन ने इस ग्रोथ को बूस्ट किया है। लेकिन एक बड़ी चैलेंज भी है, बढ़ता ट्रेड डेफिसिट। इंपोर्ट हो रहे हैं ज्यादा फिनिश्ड गुड्स, जबकि एक्सपोर्ट ज्यादातर रॉ मटेरियल्स और सेमी प्रोसेस्ड आइटम्स के हैं। फिर भी इंडिया के टेक्सटाइल्स, मशीनरी, मिनरल्स जैसे सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, पाम ऑयल जैसे इंपोर्ट्स तेजी से बढ़े हैं। आज ASEAN इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, एक ऐसा रिश्ता जो इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक दोनों ही स्तरों पर बेहद अहम है। इंडिया और ASEAN के ट्रेड नंबर्स देखने पर एक साफ तस्वीर उभरती है। बैलेंस एक तरफ झुका हुआ है। 2025 तक आते आते इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ASEAN के साथ करीब 40 से 45 बिलियन USD तक पहुंच चुका है। इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और पाम ऑयल जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स में, जहां ASEAN की मैन्युफैक्चरिंग एज और रीजनल वैल्यू चेन्स का बड़ा रोल है। वहीं इंडिया के एक्सपोर्ट्स अब भी ज्यादातर रॉ मटेरियल्स और सेमी प्रोसेस्ड गुड्स पर आधारित है, जिनकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम है। ऊपर से नॉन टैरिफ बैरियर्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन मिसयूज और इंडिया के हाई लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्शन कॉस्ट्स ने हालात को और मुश्किल बनाया है। नतीजा, पार्टनरशिप चल तो रही है, लेकिन फायदा ज्यादा ASEAN इकोनॉमीज को मिल रहा है। इंडिया के लिए अब वक्त है ट्रेड स्ट्रैटेजी और इंडस्ट्रियल कम्पेटिटिवनेस को नए सिरे से देखने का। अब बात करते हैं ASEAN की उस ताकत की जिसने उसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया है। रीजन का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 2018 में करीब 1.7 ट्रिलियन USD था और 2029 तक ये 2.3 ट्रिलियन USD तक पहुंचने का अनुमान है। पावर्ड बाय सेक्टर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल्स और मेडिकल डिवाइसेस। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों ने स्मार्ट पॉलिसीज और लो प्रोडक्शन कॉस्ट्स के दम पर मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट्स खींचे हैं। साथ ही चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे इकोनॉमीज के साथ सप्लाई चेन इंटीग्रेशन ने ASEAN को और कम्पिटिटिव बना दिया है। यहाँ इंडस्ट्री 4.0, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन पर फोकस ने प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों बढ़ाई है। नतीजा ये है, ASEAN से इंडिया को मिलते हैं हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड्स, जबकि इंडिया का एक्सपोर्ट बेस अब भी रॉ और सेमी प्रोसेस्ड आइटम्स पर टिका है। यही गैप ट्रेड इम्बैलेंस की जड़ में है। इंडिया के एक्सपोर्ट पैटर्न पर नजर डालें तो एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। आज भी हमारा एक्सपोर्ट बेस ज्यादातर रॉ मटेरियल्स पर टिका है, जैसे मिनरल्स, फ्यूल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जबकि फिनिश्ड गुड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी या हाई वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी बहुत कम है। यही वजह है कि इंडिया की ट्रेड कम्पेटिटिवनेस पर सीधा असर पड़ता है। इस स्ट्रक्चर का मतलब है कम मार्जिन्स, कम वैल्यू एडिशन और लिमिटेड जॉब क्रिएशन। ऊपर से ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशंस का असर भी ज्यादा पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने में भी कई हर्डल्स हैं। हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, पावर सप्लाई इश्यूज, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और लो प्रोडक्टिविटी जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। हालांकि इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और स्किल इंडिया इसी दिशा में कदम है, ताकि इंडिया हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ सके और रीजनल मार्केट्स में अपनी मजबूत पहचान बना सके। साफ है, अगर इंडिया को ASEAN के साथ बराबरी का व्यापारिक रिश्ता बनाना है, तो अब वक्त है रॉ एक्सपोर्ट से वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ डिसाइसिव शिफ्ट लेने का। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने इंडिया ASEAN FTA के फायदे को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, रूल्स ऑफ ओरिजिन का मिसयूज। दरअसल कई बार नॉन FTA देशों
खासकर चाइना के प्रोडक्ट्स को ASEAN मेंबर्स जैसे वियतनाम या सिंगापुर के जरिए रीराउट किया जाता है ताकि उन्हें प्रेफरेंशियल टैरिफ्स का फायदा मिल सके। इस प्रैक्टिस को कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट और इसका सीधा नुकसान भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को झेलना पड़ता है। जब ऐसे गुड्स लो ड्यूटी पर इंडिया में आते हैं तो लोकल इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स और व्हाइट गुड्स को अनफेयर कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इससे इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेड्स की मोटिवेशन भी घटती है। इसी को रोकने के लिए इंडिया ने अब कस्टम्स रूल्स सख्त किए हैं। अब चाहिए प्रूफ ऑफ ओरिजिन, न कि सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इससे कंप्लायंस जरूर बढ़ी है, लेकिन इसका मकसद है फेक राउटिंग और इलेजिटिमेट टैरिफ बेनिफिट्स को रोकना। फिर भी चैलेंज ये है, ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना आसान नहीं और कई फॉरेन सप्लायर्स सेंसिटिव डेटा शेयर करने से हिचकते हैं। आगे जरूरत है एक ट्रांसपेरेंट, फेयर फ्रेमवर्क की जो एनफोर्समेंट और ट्रेड कमिटमेंट्स दोनों में बैलेंस बनाए रखे। टैरिफ्स घटाने के बावजूद नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी NTBs इंडियाई SCE ट्रेड के सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स बन गए हैं। पेपर पर FTA खुला दिखता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। इंडियन एक्सपोर्टर्स को स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशन रूल्स, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी चेक्स और एंडलेस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। इसका असर सबसे ज्यादा सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स और इंजीनियरिंग गुड्स पर पड़ता है, जो इंडिया के की एक्सपोर्ट एरियाज हैं। कई बार इंडियन प्रोडक्ट्स को इंडोनेशिया, फिलीपींस या वियतनाम जैसे देशों में सिर्फ टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के कारण महीनों की देरी झेलनी पड़ती है। NTBs न सिर्फ कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ाते हैं, बल्कि एक्सपोर्टर्स के कॉन्फिडेंस और ट्रेड वॉल्यूम्स दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इस FTA को वाकई बैलेंस्ड बनाना है, तो जरूरी है कि दोनों तरफ रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए। आखिरकार टैरिफ्स तो शुरुआत थे, असली ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब नॉन टैरिफ वॉल्स को हटाया जाए और ट्रेड को जेन्युइनली ओपन किया जाए। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी कई स्ट्रक्चरल वीकनेसेस से जूझ रहा है और यही उसकी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को सीमित करता है। सबसे बड़ी दिक्कत है फ्रैगमेंटेड MSME बेस, जो छोटा, इनफॉर्मल और फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। ऊपर से लॉजिस्टिक्स और पावर कॉस्ट्स GDP के लगभग 14% तक पहुंचते हैं, यानी प्रोडक्शन अपने आप महंगा हो जाता है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और कंप्लायंस हर्डल्स ने बिजनेस एनवायरनमेंट को और टफ बना दिया है, जिससे प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि इंडिया अब भी हाई वैल्यू फिनिश्ड गुड्स बनाने की दौड़ में पीछे है। 400 मिलियन से ज्यादा लोग इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, लेकिन वहां भी स्लो डाउन साफ दिख रहा है। डिमांड कमजोर है और क्रेडिट एक्सेस की कमी एक कैपिटल कैज़म बना रही है। स्किल गैप्स और लोटेक अडॉप्शन की वजह से इंडिया ASEAN की इंटीग्रेटेड और टेक ड्रिवन इकोसिस्टम से पीछे रह जाता है। हालांकि इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया, PLI स्कीम और स्किल इंडिया पॉजिटिव कदम है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब रिफॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी चारों मोर्चों पर साथ चले। तभी मैन्युफैक्चरिंग सच में ग्रोथ इंजन बन पाएगा और इंडिया ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपनी जगह मजबूती से बना सकेगा। ASEAN इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एतिगा के तहत इंडिया को अभी टैरिफ इम्बैलेंस और मार्केट एक्सेस की बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 2010 में अग्रीमेंट लागू होने के बाद इंडिया ने लगभग 71% टैरिफ लाइंस ASEAN इंपोर्ट्स के लिए खोल दिए, लेकिन जवाब में कई ASEAN देशों ने उतनी खुली छूट नहीं दी। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया ने सिर्फ 41%, वियतनाम ने 66.5% और थाईलैंड ने करीब 67% टैरिफ लाइंस ही कम की। इस डिस्पैरिटी की वजह से ASEAN एक्सपोर्टर्स को बड़ा प्राइसिंग एडवांटेज मिला, खासकर पाम ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स और मशीनरी जैसे सेक्टर्स में। वहीं इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए रास्ता अब भी मुश्किल है। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स को टैरिफ्स के साथ साथ नॉन टैरिफ बैरियर्स, रेगुलेटरी हर्डल्स और कस्टम डिलेज जैसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अब इंडिया इस इम्बैलेंस को सुधारने के लिए एतिगा रिव्यू को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें टैरिफ कंसेशंस को फिर से संतुलित करना, रूल्स ऑफ ओरिजिन को मजबूत बनाना और नॉन टैरिफ बैरियर्स घटाना जैसे कदम शामिल है। मकसद साफ है, एक बैलेंस्ड, रेसिप्रोकल फ्रेमवर्क बनाना, जहां ट्रेड का फायदा दोनों को बराबरी से मिले, न कि सिर्फ एक तरफ को।
अब इंडिया एससीएन ट्रेड इक्वेशन में एक और अहम खिलाड़ी का इनडायरेक्ट असर दिखता है, चाइना। जब यूएस ने चाइनीज गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगाए तो चाइना के लिए सीधे यूएस में एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ गया। नतीजतन चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने अपना माल एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड के जरिए भेजना शुरू किया, जहां से वो ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया तक पहुंचने लगे। इससे एशियन को बड़ा फायदा हुआ। उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़ी और वो इंडिया के लिए एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर बन गए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के लिए कंपटीशन और बढ़ गया, क्योंकि कई एशियन इंपोर्ट्स में अब भी चाइनीज वैल्यू चेन शामिल है, जिससे ट्रेड डेफिसिट और गहराता जा रहा है। इंडिया के लिए अब जरूरी है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस और ट्रेड एनफोर्समेंट सिस्टम्स जैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन को मजबूत करें। साथ ही मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर और प्रभावी बनाना होगा, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एशियन इंपोर्ट से बेहतर कॉम्पीट कर सके। कुल मिलाकर आज चाइना ट्रेड टेंशंस ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को नया रूप दिया है और इंडिया के लिए ये वक्त है अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी को नए कम्पिटिटिव रियलिटी के मुताबिक ढालने का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 22वें ASEAN इंडिया समिट में, जो कुआलालंपुर में वर्चुअल रूप से हुआ, एक अहम संदेश दिया। एतिगा रिव्यू को 2026 तक पूरा किया जाए। मोदी ने जोर देकर कहा कि ये टाइमली और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ही वो कदम है जो इंडिया ASEAN पार्टनरशिप की पूरी इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और दोनों रीजन्स के लोगों को सीधा लाभ देगा। इस रिव्यू का मकसद साफ है, ट्रेड इम्बैलेंसेस को ठीक करना, टैरिफ डिस्पैरिटीज घटाना, रूल्स ऑफ ओरिजिन मिसयूज पर लगाम लगाना और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करना जो इंडियन एक्सपोर्ट्स को सीमित करते हैं। लेकिन मोदी की विजन सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं। उन्होंने कोऑपरेशन को इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर्स, इमर्जिंग टेक, रेयर अर्थ्स और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे नए स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों तक बढ़ाने की बात की। साथ ही 2026 को उन्होंने घोषित किया ASEAN इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, ताकि ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जैसे क्षेत्रों में साझेदारी और गहरी हो सके। मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसी पहले भी सुझाई। कुल मिलाकर मोदी का ये पुश दिखाता है कि इंडिया अब ASEAN इंडिया FTA को रिफॉर्म करने के लिए गंभीर है, ताकि ये पार्टनरशिप इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी बन सके और दोनों तरफ की ग्रोथ को जेन्युइनली एम्पावर कर सके। 2010 में एतिगा लागू होने के बाद से इंडिया ASEAN ट्रेड ने लंबा सफर तय किया है। 2024 से 25 तक ये आंकड़ा 120 बिलियन USD पार कर चुका है। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी जुड़ी है, करीब 45 बिलियन USD का बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट, जो अभी ASEAN के पक्ष में झुका है। वजह वही पुरानी है, टैरिफ इम्बैलेंस, ASEAN की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एज, इंडिया की रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी, रूल्स ऑफ ओरिजिन मिसयूज और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो इंडियन एक्सपोर्ट्स को रोकते हैं। इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए जरूरी है एक कॉम्प्रिहेंसिव एथिगा रिव्यू, जिसमें टैरिफ्स को बराबरी से तय किया जाए, ओरिजिन रूल्स को मजबूत बनाया जाए और नॉन टैरिफ वॉल्स को घटाया जाए। साथ ही इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बेस पर भी काम करना होगा। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स, स्किल्ड वर्कफोर्स और इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ के जरिए मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स इसी दिशा में अहम कदम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2026 तक एतिगा रिव्यू का आह्वान इस बात का संकेत है कि इंडिया अब एक बैलेंस्ड, फ्यूचर रेडी पार्टनरशिप की ओर बढ़ना चाहता है, जहां ट्रेड सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि म्यूचुअल ग्रोथ का प्रॉमिस हो। आखिरकार, अगर इंडिया टैरिफ, मार्केट एक्सेस और मैन्युफैक्चरिंग रिफॉर्म्स को सही दिशा में ले जाए, तो ASEAN इंडिया पार्टनरशिप वाकई रिसिलिएंट, इक्विटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड बन सकती है, जो पूरे रीजन के लिए प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी की नई कहानी लिखेगी। अगर आपको ये एनालिसिस जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पॉलिसी 360 पर हम ऐसे ही गहराई से समझते हैं भारत और दुनिया की अहम इकोनॉमिक और पॉलिसी स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।